नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में देखेंगे परासरण और परासरण दाब। ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। परासरण और परासरण दाब। तो परासरण क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। तो परासरण वो परिघटना है जिसमें विलाय कणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या करते हैं, गमन करते हैं। विलायक अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। परासरण क्या है? विलायक अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गमन करते हैं। तो इस परिघटना को परासरण के नाम से जाना जाता है। विलायक अणु है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं और वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली से। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली वो होती है जो विलेय के कणों को तो रोक लेती है, विलायक अणुओं को जाने देती है। आदि पारगम्य सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये फिनोल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड जैसे रासायनिक पदार्थों की बनी हो सकती है या जांतव झिल्ली की बनी हो सकती है, जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब देखो, एक थिसिल फनल लेते हैं इस टाइप का, और इसके अंदर चीनी का सॉल्यूशन भर देते हैं और यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। यह SPM लगी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, और इसको एक जल से भरे हुए पात्र के अंदर क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। यह कहलाता है थिसिल फनल। थिसिल फनल में चीनी का सॉल्यूशन भर दिया है यहाँ तक। इसमें क्या है, चीनी का विलयन। ये क्या है, जल है। और थिसिल फनल को यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली में बांध करके और अंदर थिसिल फनल में चीनी का विलयन भर करके जल से भरे पात्र में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद में अपन क्या देखते हैं, इधर क्या रखा हुआ है, विलयन, इधर क्या है, विलायक। थोड़ी देर में अपन देखते हैं कि यहाँ से जल इसमें प्रवेश करता है। जल विलायक है और विलायक इसमें प्रवेश करता है, और जैसे जैसे प्रवेश करता है तो इसमें शर्करा का स्तर ऊपर बढ़ता है। शर्करा का स्तर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि विलायक अणु जो है वो विलयन की तरफ गति कर रहे हैं। यानी अपन शुद्ध विलायक और विलयन को पृथक करके रखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो विलायक अणु जो है वो विलयन की तरफ गति करते हैं और उसके कारण शर्करा का स्तर ऊपर बढ़ता है। ये घटना क्या है, परासरण है। परासरण की और कई सारी क्रियाएं हैं, जैसे अंगूर को चीनी के विलयन में रख दें तो अंगूर पिचक जाता है, और यदि अपन किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाता है। इसके अलावा फल और सब्जियां पानी के छींटे देने से ताज़ा हो उठती है। गाजर को पानी में डुबो के रख दें तो वो ताज़ा हो उठती है, उसका कारण भी परासरण है। तो परासरण में क्या होता है, विलायक अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गमन करते हैं। ये यहाँ शुद्ध विलायक था और इसमें विलयन भरा हुआ था, तो विलायक अणु ही गमन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। विलायक अणु ही गमन करेंगे, विलायक से विलीन की ओर गमन करते हैं तो भी परासरण है। या फिर दोनों ही विलयन हो अपने पास। यदि दोनों ही विलयन हो अपने पास, कि अपने पास एक पात्र है और इस पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके
दो भाग किए गए। इधर एक निम्न सांद्रता का विलयन भरा हुआ है और इधर उच्च सांद्रता का विलयन भरा हुआ है। यूं कह सकते हो इधर 100 ग्राम चीनी है और 1000 ग्राम H2O है, इधर 200 ग्राम चीनी है और 1000 ग्राम वाटर है। ये उच्च सांद्रता वाला है, ये निम्न सांद्रता वाला विलयन है। तो और अर्धपारगम्य झिल्ली से इनको क्या किया गया है, पृथक करके रखा गया है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, विलायक अणु अपनी उच्च सांद्रता, और विलायक की उच्च सांद्रता उधर होगी जिधर विलेय की सांद्रता निम्न है, यानी इस साइड, या यूं कह सकते हो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, यानी इसके अंदर क्या होगा, विलायक अणु इधर से इधर पारगमित हो जाएंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। तो तीसरी परिभाषा यूं लिख सकता हूं, विलायक अणु विलयन की निम्न सांद्रता से, विलयन की निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य SPM से गमन करते हैं। तो वो परिघटना भी क्या है, परासरण है। ये रही निम्न सांद्रता, वो रही उच्च सांद्रता वाला विलयन। विलायक अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करते हैं तो भी क्या है, परासरण की परिघटना है। तो ये परासरण की बात तो ये हो गई। अब है परासरण दाब। तो परासरण में क्या होता है, विलायक अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, या विलायक अणु अब विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है परिभाषाओं में। तो वो परिघटना परासरण है। अब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, यानी विलायक अणु जो है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहे हैं, उस क्रिया को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, परासरण दाब। अब देखो यहां वायुमंडलीय दाब तो लग ही रहा है, विलायक अणु इधर से उधर जा रहे हैं, तो अपने को इस क्रिया को रोकना है। विलायक अणु इधर से उधर जा रहे हैं तो अपने को यहां अतिरिक्त दाब लगाना पड़ेगा, और उस अतिरिक्त दाब को पाई से दर्शाते हैं। उधर जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उस साइड दाब लगाना पड़ेगा। तो परासरण की क्रिया को दाब लगा करके, अतिरिक्त दाब लगा करके रोका जा सकता है, और उस अतिरिक्त दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। यानी यूं कह सकता हूं, परासरण दाब क्या हो जाएगा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। और इसको अपन किससे दर्शाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दर्शाते हैं। और पाई जिधर विलायक अणु जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो जिधर जा रहे हैं उस पर अतिरिक्त दाब लगाना पड़ेगा, तब वो परासरण की क्रिया रोकी जा सकती है। और जो अतिरिक्त दाब लगेगा वो परासरण दाब के नाम से जाना जाएगा। अब परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं, और पाई विलयन की सांद्रता के समानुपाती होगा। परासरण दाब पाई विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। किस पर, स्थिर ताप T पर। तो मैं इसको T टेम्परेचर स्थिर है ही, इस समानुपाती के साइन को हटा करके और एक कांस्टेंट दे देता हूं C R, और T पहले से ही कांस्टेंट है। R आप जानते हो गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक।
0.0821 बार लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये गैस स्थिरांक की इकाई है, कई सारी इकाइयाँ होती है। तो पाई बराबर हो जाएगा CRT, यानी परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब सांद्रता को अपन मोलरता भी कह सकते हैं, तो पाई बराबर में C की जगह मोलरता M बराबर M भी रख सकता हूँ, पाई बराबर MRT भी लिख सकता हूँ। और मोलरता होती है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, किस में, लीटर में। तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, पाई बराबर मोलरता, चूँकि M बराबर होती है N/V, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, या सांद्रता C भी रख सकते हो, कोई खास बात नहीं। तो ये हो जाएगा N/V RT। पाई V बराबर क्या हो जाएगा, NRT। V वॉल्यूम हो जाएगा विलयन का, पाई परासरण दाब, N विलेय के मोल, R गैस स्थिरांक, T टेम्परेचर। अब N विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये समीकरण हो जाएगा पाई V बराबर W2 बटा M2 R इंटू T। क्या ज्ञात कर सकते हो आप, परासरण दाब दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। यानी मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला हो जाएगा M2 बराबर W2RT बटा पाई V, ये फॉर्मूला आ जाएगा। M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान, W2 विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, R गैस स्थिरांक, T टेम्परेचर, पाई परासरण दाब, V वॉल्यूम हो जाएगा। यह है परासरण दाब और उस विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध का समीकरण। तो ये हो जाएगा परासरण दाब की पूरी कहानी, परासरण और परासरण दाब।